नमस्कार। स्वागत है हमारी कहानी में। हमारी आज की कहानी है पिता की पेंशन। सुबह से काम करते करते शांति जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठ गई और बड़े शौक से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर टीवी देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति राजेश जी वहीं पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक टीवी बंद हो गया। शांति जी यह देखकर चौंक गई कि उनकी बहू नेहान के हाथ में रिमोट था। उसने ही टीवी बंद किया था। शांति जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी नेहा ने कड़कड़ाती आवाज़ में कहा, माँ जी, सारा दिन आप टीवी देखती हैं, मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना आता है? तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए राजेश जी बोले, बहू, यह कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं। हमें तो अपने बच्चों का भी सोचना है। आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा। यह टीवी सिर्फ शाम को ही चलेगा। मैं खुद ही आपको रिमोट दे दूँगी। यह कहते हुए नेहा रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। शांति जी तो सदमे से जैसे पत्थर ही हो गई। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत थी या कोई सपना। तभी राजेश जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा तो शांति जी के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजेश जी ने शांति जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके गहरी सागर में गोते लगाने लगी। बेटे और बहू में बदलाव तो यह पिछले काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के खींचना, बेवजह चिल्लाना और चीखना अब रोज की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दे और राजेश जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे बहू का ही है और फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब एक दिन वह अपने मित्र से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत जरूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद बेटे के नाम, और पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। कम से कम आपके बाद इज्जत की 2 रोटियां तो मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि औलाद का असली रंग तो देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने उसके नाम मकान कर दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। राजेश जी थोड़ी देर यूं सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने शांति जी के तरफ देखा
जो आंखें खोले छत की तरफ लगातार देखने जा रही थी। वे अपनी पत्नी से बोली, शांति, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया है, उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा। और आज भी इस उम्र में भी तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता आया हूँ, लेकिन इस सब का हमें क्या सिला मिला। बहू आए दिन बदतमीजियों पर उतर आती है और हमारा बेटा वह तो जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस हुआ शांति, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। फिर शांति जी बोली, क्या मतलब? शांति, बहुत समय से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर शांति जी बोली, अजी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा ना हो जाए। जब बिना किसी कारण बहू आए दिन हमें इतनी सारी बातें सुना देती हैं तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर राजेश जी बोले, शांति, मालूम है तुम्हें बचपन में जब भी मैं हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे नहीं थे। जैसे तैसे घर का खर्चा चलता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली। और जब रोहित पैदा हुआ तो उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो अभाव में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मार कर अपनी जिंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतजाम पहले हमने ही कर दिया रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि पैसों की कमी के कारण वह आगे ना पढ़ पाए। इसलिए हमेशा अपने खर्चे काटकर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस समय भी उसने मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, हर घर के खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कुछ कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था, यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज सब कुछ नकार दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। इतना तो हम उस समय भी बंधे हुए नहीं थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियाँ थीं, और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई के काम काज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तभी शांति जी उदास होकर बोली, हम लोग कर ही क्या सकते हैं,
यह तो अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी, नहीं तो शांति मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तो जो सोचा है वह मैं करके ही रहूँगा। तभी शांति जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तू क्या सोचा है आपने? फिर राजेश जी बोले, बस कल का इंतज़ार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन राजेश जी अयोध्या धाम जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट करा लिए। वह टिकट बस या ट्रेन की नहीं थी बल्कि हवाई जहाज़ की थी। उन्हें हर महीने 40,000 की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 5,000 के टिकट करवाए और 10,000 अपने पास खर्च करने के लिए रख दिए। उन्होंने आकर अपनी पत्नी को टिकट दिखाए तो शांति जी घबरा गई। क्या आपने पेंशन के पैसे को खर्च कर दिया? अरे यह क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे शांति, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू नेहा गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, माँ जी, आखिर आप लोगों का यह क्या चल रहा है? उसकी यह बात सुनकर शांति जी हैरान रह गई और पूछा, क्यों, क्या हो गया बहू? अच्छा बोल तो। ऐसे रही है जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। महीने की 10 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। दरअसल बहू वह बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैंने एक साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं। इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगी। शांति जी ने सकुचाते हुए कहा तो तभी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती? इस उम्र में घूमते हुए चुपचाप घर में बैठे रहिए जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानती भी हैं घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी कि कितना फालतू खर्च करते हैं उनके माता पिता। और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे? बहू नेहा की बात सुनते ही शांति जी समझ गई थी कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से घर में यही होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटा बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इसमें से 1,000 निकालने का भी इजाज़त नहीं थी। अगर वह ऐसा करते तो घर में जोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है कि राजा जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर 1,000 की साड़ी ला दी तो पेंशन में से 1,000 कम देकर उनकी बहू राजेश जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 1,000 का आपने क्या किया? कहाँ खर्च करके आए हैं? जब राजेश जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए
उसकी मनपसंद साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उसके लिए साड़ी खरीदने लगता था तो वह कहती थी कि मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती थी तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं दिखती थी। इसलिए सोचा कि उसके लिए एक साड़ी खरीद लूँ। उसी समय नेहा बोली, क्या साड़ी खरीदने में 1000 रुपये खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग एनिवर्सरी का तोहफा दे रहे हैं। एक दूसरे को जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली, पानी, राशन, सबका बिल हमें देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को भी क्या पता कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हैं। इस वाक्य को याद करते करते शांति जी मन ही मन घबराती जा रही थी कि जब बहू ने 1000 रुपये के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही शांति जी का बेटा रोहित घर लौटा तो नेहा ने उसे सब कुछ बता दिया। रोहित उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, इस महीने की 10 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए और हमसे बिना पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने के राशन का खर्चा कैसे चलेगा? और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? बुढ़ापे में घूमने का शौक़ चढ़ा है? अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते क्या? ज़्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूम आते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो इतनी बात सुनते ही राजेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और जोरदार आवाज़ में जोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्चे नज़र नहीं आते। बहू आए दिन नए से नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खा कर आते हो, उसका क्या? और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गंवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी से ने हमारी टीवी देखने का समय तक निर्धारित कर दिया। बूढ़े हुए हैं, मर तो नहीं गए ना। हम लोग, हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का इच्छा, खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हें खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने जाने से, बाहर का खाना खाने से खर्चा नहीं बढ़ता क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्च करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्च कर लिया तो भड़क पड़े। भूल गए कि 2 महीने पहले तुम लोग विदेश घूमकर आए हो, तो क्या हवाई जहाज़ की टिकट मुफ्त में आती है? साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो? फिर आज हमने अपने घूमने के लिए ज़रा सा पैसा हमने खर्च कर दिया कि तुम्हें तकलीफ़ होने लगी। फिर रोहित बोला, पिताजी, अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांगकर नहीं खर्च करता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ और उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा, मैं भी अपनी पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे,
अपने पिता का यह जवाब पाकर रोहित गुस्से से तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का खाना पानी भी निकालूं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्च भी। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू नेहा बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है और फिर 2 पैसे घर लेकर आता है। हम कुछ दिन विदेश क्या घूमने आए वो आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह दिखाई नहीं देता कि आपके 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखे, बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं। इस बुढ़ापे में अब कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप घर पर ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूँगी, फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती है? बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है कि वह बीमार हो जाएगी। राजेश जी के बात सुनते ही नेहा मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। शांति जी तो अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद शांति जी अपने पति राजेश से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू तो घर में हमें रोटी भी नहीं देंगे। घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुना कर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी राजेश जी बोले, तुम चिंता मत करो शांति, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह लिया। यह लोग जब विदेश गए थे तो कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आया था और हमारे 1000 खर्च करने पर भी कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहते रहेंगे? हम कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते ही करते रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब शांति जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। शांति जी ने अपनी बहू और बेटे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। ना तो वह किसी से बात कर रहे थे, ना ही किसी से नज़रें मिला रहे थे। राजेश जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो राजेश जी ने शांति से कहा, शांति, अब हमें लोगों को घूमने जाना है तो चलो तुम्हें 2-3 नई नई साड़ियाँ दिलवा देता हूँ और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब घूमने जाएंगे तो अनेक कपड़े नहीं पहनेंगे। राजेश जी के इसने बोलने की देर थी
उनके बेटा बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार थे, सारी सीमाएं लांघ दी थी। उनका बेटा रोहित बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे, आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। आप अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने वेज खाई है और अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं होती। फिर राजेश जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर लें? यह घर हमारा है, इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया था और इस घर की ज़मीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। लेकिन बाबूजी, आप भूल रहे हैं कि आप यह मकान मेरे नाम कर चुके हैं। फिर राजेश जी एक मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वसीयत में क्या लिखवाया है। वह तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे यह सलाह दी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मन तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल भी देरी नहीं करनी थी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब इज्जत कमाई है, और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल में शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने 3000 किराया दे देना, या फिर कोई दूसरा मकान भी ढूंढ सकते हो। मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। आज महीने की 20 तारीख है और तुम्हारे पास 30 तारीख तक का समय है। सोचकर जवाब दे देना, मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी नेहा बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो इतने बड़े घर का क्या करेंगे, और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देख रेख कौन करेगा? हम आपके बेटा बहू हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। और राजेश जी ने कहा, अरे अरे, अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा यह हाल है। जब पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगी। अब अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो हम तुम्हारा रोब क्यों सहन करें? रही बात बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे में गुजारा करने की तो इतना बड़ा घर है। इस घर में मैं 2 किराएदार आराम से बिठा सकता हूँ और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने और घर के बाकी काम के लिए हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मज़े से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो बहू। यह बात सुनकर रोहित और नेहा दंग रह गए। चलो शांति, हम शॉपिंग करने चलते हैं, कहते हुए राजेश जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। राजेश जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटा और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं।
शाम के समय वे अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े खरीद कर लाई। लेकिन उनकी बहू नेहा ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ आ गया था कि यदि अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें उसे और सुना देंगे। अगले दिन राजेश जी और शांति जी को हवाई जहाज में बैठकर अयोध्या धाम की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वे बहुत खुश थे क्योंकि वह पहली बार अपना हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज़ देते हुए कहा कि हम 10 दिनों के बाद आएंगे, तब तक तुम लोग अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे, जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा तो ऐसा लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने में पता लगा कि यह असल में कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों अयोध्या धाम पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर दोनों ने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। शांति जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर राजेश जी बोले, शांति, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है ना। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है। लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वह लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। अयोध्या धाम तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन बातों को शांति, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गया। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही रोहित और नेहा तुरंत उसके पास दौड़े दौड़े आए और उनके पैरों में गिर गए और बोले, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। आपको जैसे इस घर में रहना है आप वैसे रहिए। जहाँ आपका घूमने का मन हो वहाँ घूम कर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। अब उसमें से मैं मकान के लिए किराए की
3,000 निकालूं तो हम खर्च कैसे चलाएंगे? फिर नेहा बोली, माँ जी आप ही बाबूजी को समझाइए ना कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहें। अब से घर का सारा काम मैं ही करूँगी। आप बस बैठकर आराम से आराम फरमाइए और जी भर कर टीवी देखिएगा। टीवी का रिमोट आपके पास ही रहेगा। राजेश जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे और बहू को अकल आ गई है। अब वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। कुछ पैसा मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे और मेरी पत्नी के भी कुछ खर्च हैं। हमारी दवाइयों का खर्च तो चलता ही रहता है, और कभी ब्लड प्रेशर की दवाई, तो कभी डायबिटीज की दवाई, तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाई। और बार बार मुझे तुम्हारे यहाँ आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज रहूं, यह मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जैसा ठीक लगे वो आप वैसा ही करना। फिर रोहित ने नेहा से कहा, नेहा तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से माँ और पिताजी के लिए चाय बना कर ले आओ, वह थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही राजेश जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने और पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय ना लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मार कर गुजारा करना पड़ता। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बनने में भी कोई हर्ज नहीं होता। यह तो दुनिया है और दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही। लेकिन अगर अपने हाथ में पैसा है तो हमें अपनी इतनी इज्जत तो बना कर रखनी चाहिए कि हमसे कोई कुछ ना कह सके, और अपने पैसों के दम पर हम अपनी ज़िंदगी को आत्मसम्मान के साथ गुजार सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।